नमस्कार, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। एक इत्तेफाक ये है कि पिछले साल हमने एक इंटरव्यू किया था काजल जावला जी का, जिन्होंने रैंक 28 हासिल करी थी 2018 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में। उसके बाद साल 2019 का रिजल्ट आया। हम आपके लगातार मुलाकात करवा रहे हैं, लेकिन रैंक 28 से आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिनका नाम है चंद्र ज्योति, जिनको लोग सीजे के नाम से भी जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मीट सीजे। हाय सीजे, हाउ आर यू? I'm good. Thank you. Thank you so much for having me. चंद्रज्योति, आप बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा बनने जा रहे हैं और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तैयारी करें, आईएएस बने आगे चल के लिए। उनके पास 1 साल का समय है, आपके पास भी 1 साल का समय था जहां तक हमने आपसे बात भी करी थी पहले। तो उसमें आप सबसे पहले हम जो है आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपने ये सोचा कैसे कि आपको तैयारी करनी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की? एक्चुअली मेरा बचपन से ही सपना था यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा देने का और आईएएस ऑफिसर बनने का। तो बचपन से ही मतलब मेरे में ये मोटिवेशन था कि मैं कॉलेज जब खत्म करूंगी तो उसके बाद मैं ये परीक्षा दूंगी। तो 3 साल जब कॉलेज के खत्म हुए 2018 में, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मतलब समय आ गया है, एक एक साल का ब्रेक लेते हैं और उसके उसमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके। तो 1 साल का समय बहुत होता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग लकीली इसको 1 साल में क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा किस्मत की बात भी होती है, क्योंकि मेहनत हर कोई करता है। जी। और यहाँ पर अब हम इस इंटरव्यू में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो स्कूल लाइफ था वो कैसा रहा? मेरा स्कूल लाइफ बहुत एक्टिव थी और मैं मतलब काफी चीजों में पार्टिसिपेट करती रहती थी। जैसे क्विजिंग, मैं बहुत ज्यादा क्विजेज में पार्टिसिपेट करती थी। बचपन से ही मुझे क्विजिंग का शौक था और 12वीं में मैंने सीबीएसई हेरिटेज इंडिया क्विज के फाइनल्स तक भी पहुंची। उसके बाद मुझे डिबेटिंग का भी स्कूल में शौक था। साथ साथ में आई वॉज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ थिएटर छोटी क्लासेस में, बाद में उतना नहीं परस्यू किया। बट हाँ, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बचपन से ही शौक था मुझे। बट ओवरऑल एकेडमिक्स में भी मतलब आई वाज अबव एवरेज ओनली। सो दोनों बैलेंस किया मैंने, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी और एकेडमिक्स भी अपनी स्कूल लाइफ में। ओके। तो स्कूल लाइफ में आपने दोनों चीज़ों को मैनेज किया, एकेडमिक्स में भी आप अच्छी रहीं और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसमें भी पार्टिसिपेट लगातार करती रहीं। स्कूल के बाद स्कूल में कुछ आपकी शरारतें होती होंगी, कुछ हॉबीज़ होंगी, तो अगर उसके बारे में कुछ आपको याद हो तो प्लीज़ बताइए? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा शरारती बच्ची नहीं थी। मैं पहले तो मैं काफी चुपचाप बैठी रहती थी, छोटी क्लासेस में ज्यादा बोलती नहीं थी। बाद में मैं ज्यादा टॉकेटिव हो गई तो टीचर्स उसके बारे में बहुत कंप्लेन करते थे मेरे पेरेंट्स को, ये बहुत ज्यादा बोलती है। और तो कुछ नहीं। वैसे तो ओवरऑल टीचर्स यूज्ड टू लाइक मी बिकॉज आई वाज मोस्टली वेल बिहेव्ड। सो हुँ। ऐसा कोई शरारत की कोई स्टोरी तो नहीं है। ओके। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है और क्या करते हैं सभी लोग? मेरे जो पापा हैं वो आर्मी में थे, डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट, और अब वो रिटायर हो गए हैं आर्मी से। और मेरी मम्मा भी पहले आर्मी में थी, अब वो भी रिटायर्ड हैं और होम मेकर हैं। मेरा एक बड़ा भाई भी है, मेरे से 3 साल बड़ा है। ओके। तो यहाँ पर जो आपने बताया कि आपका डिफेंस बैकग्राउंड रहा है, आर्मी में आपके हम्म। पेरेंट्स रहे हैं, तो देश की सेवा उन्होंने भी करी और अब आप भी देश की सेवा करने के जी लिए जी। आ गई हैं और होपफुली आप देश की सेवा अच्छी तरीके से करेंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कॉलेज में आपने क्या-क्या किया? कॉलेज में भी काफ़ी मैंने मतलब फ़न मस्ती की और एकेडमिक्स एज़ यूजुअल बैलेंस किया। कॉलेज में मैंने बहुत सारे क्विज़ेज़ में पार्ट लिया, नॉट जस्ट कॉलेज लेवल क्विज़ेज़, ओपन क्विज़ेज़ में भी पार्ट लिया। और मैं 2 साल कॉलेज में अपने बैच की क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी रही। और अपनी सेंट स्टीफेंस कॉलेज की हर साल एक ईयर बुक आती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मैं फर्स्ट ईयर में मैं एडिटर थी, सेकंड ईयर में मैं उनकी ईयर बुक की असिस्टेंट एडिटर भी बनी। और in my third year I was the vice president of the quiz club also. So I was really into co-curricular activities। और जब भी मौका मिलता था, जो भी मौका मिलता था, I would involve myself in co-curricular activities in college also। ओके। तो हर मौके को हासिल करके उसमें जीत हासिल करने की कोशिश करी आपने।
जहाँ तक मुझे लगा कॉलेज लाइफ में भी। और अब हम चलते हैं आपकी प्रिपरेशन की तरफ, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जिक्र किया था, रैंक 28 से जागरण जोश के व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है, और हमारा भी कनेक्शन है, क्योंकि पिछले साल हमने काजल चावला से उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी थी, लोगों ने बहुत सराहा था उनकी स्ट्रैटेजीज को। और अब एक हमारे पास नए टॉपर हैं जिनका नाम है चंद्रज्योति सीजे, उनसे हम जानते हैं स्ट्रैटेजीज क्या-क्या अपनाई, और हो सकता है आप अपनी लाइफ में अगर इनकी स्ट्रैटेजीज में से कुछ सीख कर अगर आप उसको अडॉप्ट करके अपने लाइफ में, अपने प्रिपरेशन में डालते हैं, तो हो सकता हो आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ अगले साल। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रीलिम्स के साथ। तो सीजे आप मुझे बताएं कि प्रीलिम्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी और कब से आपने इसकी शुरुआत करनी शुरू करी? पहले तो जब मैंने अपना 1 साल का प्रिपरेटरी ईयर लिया था, तो मैं पहले तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रही थी, प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ। लेकिन जब प्रीलिम्स पास आने लग गए, करीब 3 महीने पहले प्रीलिम्स के, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया और मैं वापस बेसिक एनसीईआरटी बुक्स पे चली गई। उन्हीं को 2-3 बार रिवाइज किया, अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज किया बार-बार, और जो विजन आईएएस की मंथली लाइक ईयरली कंपाइलेशन आती हैं, उन सबको भी रिवाइज किया। और साथ ही में मैंने मॉक टेस्ट देना लाइक काफी ज्यादा देना शुरू कर दिया। पहले से ही मैं प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे रही थी, लेकिन अब मैंने उनकी लाइक इंटेंसिटी बढ़ा दी और नंबर ऑफ टेस्ट भी बढ़ा दिए। हर हफ्ते में नियरली 2 से 3 टेस्ट देने लग गई। इन टेस्ट को मैं अच्छे से रिवाइज करती थी जब उनकी आंसर कीज आती थी, और जो मेरी गलतियां होती थी मैं उनसे सीखती थी, उनको देखती थी कि कैसे मेरे से ये कुछ छूट गया, जो चीज या मैंने पढ़ी भी हो वो भी कभी कभी आपसे छूट जाती है, तो वो भी मैंने एनालाइज किया अच्छे से अपने मॉक टेस्ट, और इस एनालिसिस के बाद जो भी मुझे अपनी गलतियां दिखी उनको इनकॉर्पोरेट किया अपनी पढ़ाई में, एंड दैट्स इट। एक्चुअली रिविजन किया और मॉक टेस्ट दिए। ओके, तो यहाँ पे आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे थे, वो फ्री मॉक टेस्ट आप दे रहे थे या फिर आपने कोई इंस्टीट्यूट जॉइन किए हुए थे? जी, मैंने 2 इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट लिए थे, वाजीराम और विजन आईएएस के, और ये इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के मैंने मॉक टेस्ट पेड थे ये, तो हुँ। पेड मॉक आपने टेस्ट। कभी ट्राई किया कि जो अवेलेबल होते हैं फ्री मॉक टेस्ट, उनको देना ट्राई किया? मैंने ऑनलाइन जो सोर्सेस होते हैं जैसे इनसाइट्स आईएएस, उनके हर दिन कुछ 5 क्वेश्चंस निकलते थे डेली, तो वो कभी-कभी की देती थी मैं, लेकिन मैंने यूजुअली ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट पे ध्यान नहीं दिया। मैंने हुँ, वाजीराम और विजन के ही मॉक टेस्ट पे ध्यान दिया। ओके। प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही जाती है कि अगर आप प्रॉपर्ली रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपका जो करंट अफेयर सेक्शन होता है, वो अपने आप मजबूत हो जाता है। उसके लिए प्रिपरेशन होती जाती है और आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट अलग से नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे और क्या स्ट्रैटेजी होती थी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? जी, मैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ती थी। जितना भी समय मैंने इस परीक्षा के प्रिपरेशन में गुज़ारा है, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ा है, एंड मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मैं न्यूज़पेपर को 1 घंटे के अंदर कम से कम फिनिश कर लूँ रीडिंग। हुँ, उसके हुँ, बाद मतलब मैं बस अंडर टिक मार्क कर लेती थी जो न्यूज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगती थी। इसको मैंने साइड पे रख दिया। फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन जाती थी और इनसाइट्स आईएएस के डेली करंट अफेयर्स होते हैं। आप किसी और साइट को भी रेफर कर सकते हैं, जैसे आईएएस बाबा, वाजीराम स्टूडेंट पोर्टल, जो भी आपको वेबसाइट मिले, हुँ, कोई भी 2 को रेफर कीजिएगा। और हुँ, फिर मैं इधर भी करंट अफेयर्स पढ़ती थी। इन दोनों न्यूज़पेपर और ऑनलाइन सोर्सेज के बाद ऑनलाइन मीडियम मैंने एवरनोट यूज किया था इन सब के लिए, क्योंकि इससे आप जल्दी अपने नोट्स को बना सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं तो कम से कम 3 घंटा तो लग ही जाता है। अगर आप ऑनलाइन मीडियम पे जाते हैं तो 1.5 आवर्स लगते हैं, हुँ। और इससे आपका जल्दी रिविजन हो जाता है। अगर आप कोई फैक्ट जल्दी सर्च करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट टाइप इट देयर ऑन एवरनोट, एंड आपके सामने जो भी उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने फीड किए होंगे डिटेल्स, वो सारे आ जाएंगे। सो आई थिंक करंट अफेयर्स मेरे ऑन डिजिटल मीडियम को यूज करने से काफी इजी हो गए मुझे रिवीजन में। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं कि अब जो है गाँव-गाँव तक डिजिटल जो है पहुँचाना है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो गाँव में रहते हैं, और अब धीमे-धीमे उन तक भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो हैं वो पहुँच रहे हैं, और उनकी मदद से वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि चंद्रज्योति ने बताया कि किस तरह से वो अपना इंटरनेट सोर्सेज़ के ज़रिए पढ़ाई करती थी, करंट अफ़ेयर्स पढ़ती थी, तो आप भी वो कर सकते हैं। और हम बहुत ज़्यादा अब सीरियस बात कर चुके हैं प्रीलिम्स के बारे में, तो थोड़ी-सी अब हम बात करते हैं आपकी लाइफ़ के बारे में।
तो क्या ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको सब कुछ छोड़ के अलग रखना पड़ता है। तो क्या आपने भी सब कुछ अलग कर दिया था, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और अपना सोशल प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उन सबको छोड़ दिया था आपने? मैंने फ़ोन को बिल्कुल तो नहीं छोड़ा था। सोशल मीडिया से मैं ज़रूर दूर रही, जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब से मैं दूर रही। लेकिन रियल लाइफ़ में मैं अपने दोस्तों से मिलना पसंद करती थी। अपने मेरे पेरेंट्स भी, मेरी मम्मी भी मुझसे मिलने आती थी दिल्ली नियरली एवरी मंथ, और मैं अपने दोस्तों से भी नियरली एवरी 2 मंथ्स मिल ही लेती थी। सो हुँ। लाइक आई थिंक बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहिए, सोसाइटी से भी, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ज़्यादा ही आइसोलेट हो जाएँ, तो इट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ आल्सो। सो आप बैलेंस करके रखिए, जो आपको ठीक लगे। जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए, देन यू शुड मीट योर फ्रेंड्स, देन यू शुड मीट योर फैमिली एंड हैव फन। लेकिन किसी भी चीज में आप ओवरबोर्ड ना जाए, बैलेंस करके रखिए, पढ़ाई को भी और दोस्तों को भी और फैमिली को भी। हाँ, तो ये बात यहाँ पर साफ-साफ समझ में आती है कि अगर कोविड को देखते हुए देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, लेकिन अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ठीक नहीं है। आपको सोशल होना पड़ेगा और अपने थोड़ा दोस्तों बहुत से मिलते सोशल तो रहना होना पड़ेगा। ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब इसके प्रीलिम्स के लिए आपने जो बुक्स प्रेफ़र करी होंगी, तो वो कौन-सी बुक्स थी जो आपने अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए प्रेफ़र करी? हिस्ट्री को देखें तो मैंने हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी, जो करंट एनसीईआरटीज़ लगी हुई हैं 11th एंड 12th की। हुँ, उसके बाद अगर आप साइंस को देखते हैं, तो क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट थी, तो मैंने अपनी 6th टू 10th एनसीईआरटीज़ अच्छे से ब्रश अप की। शायद जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स ना हो, उन्हें हुँ, ये सब किताबें 6th टू 10th एनसीईआरटी पढ़ने की ना ज़रूरत पड़े। हुँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए साइंस का रिवीजन किया। एनवायरनमेंट को देखें तो मैंने शंकर आईएएस की जो किताब आती है एनवायरनमेंट की, वो पढ़ी। और इकोनॉमिक्स को देखें तो मैंने अपनी 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है वो अच्छे से पढ़ी थी अपने बेसिक्स रिवाइज करने के लिए। उसके बाद मैंने श्रीराम आईएएस की जो इकोनॉमिक्स की किताब आती है वो पढ़ी थी। ये तो मेरे देख बेसिक सोर्सेस थे। हाँ, तो सीजे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक-एक सब्जेक्ट के बारे में आपकी जो बुक्स आपने जिसको रेफ़र किया वो सब बता दिए हैं। बाकी जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग-अलग किताबों से पढ़ते हैं। तो ये एक सजेशन है सीजे की तरफ से, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को ही फ़ॉलो करें। अगर आपको अच्छा लगता है आप एक बार देख सकते हैं और उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सीजे की थी, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी को फ़ॉलो करें। बस एक आपके हेल्प के लिए है कि जिस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई है सीजे ने, आप भी उसे अपना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्री में क्वालीफाई कर लिया चंद्रज्योति ने, उसके बाद अब मेंस की तैयारी की शुरुआत होनी है, जी। ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना है, तो उसके बारे में आप हमें बताइए कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था आपका? जी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री ही था, जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। क्योंकि मैं काफ़ी पहले से जानती थी कि मुझे सिविल सर्विसेज़ की परीक्षा देनी है। तो हुँ, और मुझे हिस्ट्री पहले से ही पसंद था, तो मैंने ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री ही लिया और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इवेंचुअली हिस्ट्री ही लिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप चूज़ कर रहे हैं, तो कीप इन माइंड कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप इसे मतलब घंटों तक पढ़ सकते हैं बिना बोर हुए, और आपको ग्रास्प भी ईज़िली होता है। ये मत चूज़ की कोई सब्जेक्ट मतलब इसीलिए मत चूज़ कीजिए कि वो स्कोरिंग है, बिकॉज़ व्हाट मे बी स्कोरिंग फॉर सम पीपल माइट नॉट बी स्कोरिंग फॉर यू। हुँ। मैंने हिस्ट्री चूज़ किया और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें। जैसा कि अभी सीजे ने बताया उनके ग्रेजुएशन में उनके पास हिस्ट्री था, इसलिए उन्होंने हिस्ट्री चूज़ किया क्योंकि उनका इंटरेस्ट था हिस्ट्री में। और अगर आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से चूज़ करिए। सिर्फ़ इस तरफ मत जाइए कि वो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और आप उसको चूज़ कर लें और बाद में आपको उसमें प्रॉब्लम्स होना हो तो जी। उसको आप ना चूज़ करें। तो यहाँ पर सीधे अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक डे रूटीन क्या रहता था जब आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे? तो आप सुबह से लेकर के शाम तक किस तरह से पढ़ाई करते थे? कितनी देर पढ़ाई करते थे? पूरा एक अगर आप टाइम टेबल बता पाएँ, तो वो ज़्यादा जी। हेल्पफुल होगा। जी, तो जब मेरा प्रीलिम्स खत्म हुआ, पहले तो मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया, उसके बाद से मतलब अपना टाइम टेबल बना के पढ़ाई शुरू की। तो मैं हर सुबह नियरली 7 बजे उठ जाती थी, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट और वो सब करने के बाद अपना पढ़ाई शुरू कर देती थी। नियरली लाइक अबाउट 8:30 ऑनवर्ड्स एंड दैट वुड गो ऑन टिल लंच। फिर मैं अपना लंच खाती थी, उसके बाद दोपहर को 1 घंटा नैप ले लिया, उसके बाद दोबारा पढ़ाई शुरू।
इवनिंग में मैं थोड़ा ब्रेक लेती थी अराउंड 5:30, थोड़ा कॉफी पी लिया, थोड़ा रिलैक्स कर लिया। उसके बाद दोबारा डिनर तक पढ़ाई, और डिनर के बाद मैं अपना न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स वो सब देखती थी, और थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये मेरी जो बेसिक टाइम टेबल था, दिस आई फॉलोड बेसिकली फॉर मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे संडे को यूजुअली मैं टेस्ट सीरीज जाती थी, अपने टेस्ट लेती थी, और सैटरडे संडे को मैं अपने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे फोकस करती थी। ओके। तो ये आपका एक रूटीन रहता था आपकी मेन सी स्ट्रेटजी के लिए। यहाँ जी पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आंसर राइटिंग। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी आंसर राइटिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी आंसर राइटिंग की? तो जब मैंने एक बार अपना बेसिक सिलेबस कर लिया था, तो मैं अपने लिए आंसर राइटिंग अपने आप घर पे बैठकर हुँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी थी। हुँ, लेकिन जब आफ्टर माय प्रीलिम्स आई फोकस्ड ऑन टेकिंग मेंस टेस्ट सीरीज। हुँ, सो मेंस टेस्ट सीरीज मैंने अपने जीएस सब्जेक्ट्स के लिए 2 इंस्टीट्यूट से ली थी। एसए टेस्ट सीरीज मैंने जैसे 3 इंस्टीट्यूट से ली, और even for optional I took 2 test series. So हुँ, test series, as you can see, it's very very important. और हुँ, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना ही important नहीं है, जो टीचर्स कमेंट्स देते हैं, do go through those comments, और हुँ, उन कमेंट्स को try to improve upon yourself। उनसे सीखिए जो टीचर्स हुँ। ने आपको कमेंट दिए हैं, और फिर अपने नेक्स्ट टेस्ट में उन कमेंट्स से जो आपने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमने बात करी है कि किस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये देखा गया है कि जब प्रिपरेशन एक कोई कैंडिडेट कर रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ आपकी हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना होता है। तो जी जी आपने किस तरह से अपने हेल्थ पर भी ध्यान दिया? जी, तो मैं पहले तो आई यूज्ड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट, फ्रूट्स भी खाती थी, सब्जियां खाती थी, और एवरी डे मैं कॉफी भी पीती थी, बिकॉज जगना भी होता है सुबह, सो कॉफी इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी। उसके बाद मैं जहां तक मेरे से हो सकता था 15 मिनट कम से कम मैं दिन में निकाल ही लेती थी कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लूं, चाहे स्किपिंग कर लूं, हुँ, चाहे मतलब हुँ, लाइक अपने रूम में ही कुछ भी मतलब एक्सरसाइज कर लूं। तो हुँ, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट ही निकाल लीजिए दिन में, लेकिन एक्सरसाइज हुँ। जरूर कीजिएगा। कभी कभी मैं भूल भी जाती थी, लेकिन फिर भी लाइक एट द एंड ऑफ द डे कुछ मतलब 15 मिनट जरूर निकालिएगा एक्सरसाइज के लिए। देखिए बहुत ज़रूरी है आप फिट रहेंगे, आपका दिमाग जो है फिट रहेगा, तभी या आप पढ़ाई कर सकते हैं और हेल्दी आपको माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। बिल्कुल, सही बात, बिल्कुल सही बात। तो देखिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी पर भी ध्यान दें, आप पढ़ाई पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, तो अपने बॉडी पर भी ध्यान दें और अपने हेल्थ को भी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डाइट लेकर उसके बाद प्रिपरेशन साथ-साथ करते रहें। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए सीजे कि क्या आप स्पोर्ट्स भी कुछ पसंद करती हैं या फिर और क्या हॉबीज़ हैं, आप क्या करना पसंद करती हैं? जी, तो मेरी मेजर हॉबी तो रीडिंग और क्विजिंग रही है, लेकिन मैं बचपन से ही लाइक स्पोर्ट्स में काफ़ी लाइक इंटरेस्ट रहा है। कभी प्रोफेशनली नहीं, बस रिलैक्स करने के लिए। सो आई यूज्ड टू स्विम, एंड आई आल्सो यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। लेकिन प्रिपरेशन हुँ, के टाइम क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा मिला, तो इसीलिए हुँ, इन हॉबीज पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई। लेकिन हुँ, 12th तक, नियरली 12th तक और कुछ हद तक कॉलेज में भी मैंने स्विमिंग और बैडमिंटन लाइक ट्राई किया कि मैं खेलूँ ये सब। हुँ। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, अब क्योंकि मेंस आपने क्वालीफाई कर लिया है, जिस तरह से जी अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं। जी अब आपका जी नाम मेंस में आ गया है, अब आपकी बारी है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो जी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कब हुआ था? जी, मेरा पर्सनालिटी टेस्ट 11th मार्च को हुआ था। 11th मार्च को हुआ था। मतलब आप कोविड 19 जो है उस दौर में आप भी थोड़ा बहुत कहीं-कहीं जी, फँसती हुई नज़र आई थी हाँ, और क्या बच गई लेकिन मैं। जी, इम्पैक्ट आप पर पड़ा था उसका कुछ क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम सिचुएशन जो थी, बहुत सारे लोग टेंस थे। साथ-साथ एक तो पर्सनैलिटी टेस्ट, वो भी उसके बाद इस तरह की न्यूज़ सुनना, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा था उससे? उसके बारे में बताइए? जी, तो जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी और जब मेरा फाइनली इंटरव्यू हुआ, तो एक्चुअली मुझे कोविड का इतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू आराम से हो गया था, एंड लाइक आई वाज नॉट रियली वरिड दैट टाइम। लेकिन जब एक बार इंटरव्यू हो गया एंड देन इंटरव्यूज रुक गए, तब मुझे ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि लगा कि कब होंगे अब बचे हुए इंटरव्यूज, कब मेरा हुँ, रिजल्ट हुँ, हुँ, आएगा, क्या मुझे अपने दूसरे अटेम्प्ट के लिए लाइक पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो हुँ। इंटरव्यू हो गया, उसके बाद एक्चुअली मेरी चिंता स्टार्ट हुई। तो तो ये एक अच्छी बात थी कि आपका जो लॉकडाउन था उससे पहले ही पहले इंटरव्यू जी खत्म जी हो गया था और आप रिलैक्स एक तरह से हो गए थे।
लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिनका जी बाद में इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था, उनका जो इंटरव्यू था उसको पोस्टपोन किया गया था क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपने क्या प्रिपरेशन करी थी, और अगर आप उसको पिक्चराइज़ करके बता सकें कि जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रही थीं, तो क्या-क्या मन में सवाल थे? आप क्या-क्या सोच के जा रही थीं? सब पूरी बात बताएँ प्लीज़। जी। तो जब मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब मैंने बेसिकली 3 चीज़ों पे फ़ोकस रखा। अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, बिकॉज़ हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको अपने बारे में जो भी एक-एक शब्द आपने खुद लिखा है, उसके बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करनी होती है। हुँ, उसके बाद मैंने अपना ऑप्शनल ब्रश अप किया हिस्ट्री, और क्योंकि वो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, तो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए। तो मैंने हुँ, अच्छे से अपना ऑप्शनल ब्रश अप किया, और तीसरी चीज़ करंट अफेयर्स जो कि पूरे एग्जाम में ही इम्पोर्टेंट होते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इधर भी दी हुँ, अपने इंटरव्यू के लिए। ओके। इन तीनों चीज़ें करने के बाद मैंने एंड में हुँ, अपना फ़ोकस डाला मॉक इंटरव्यूज़ पर। मैंने नियरली 5-6 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पे दिए, बिकॉज़ आई वाज़ रियली स्कैर्ड एंड नर्वस कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाने वाला। सो आई वांटेड टू गेन एज़ मच एक्सपीरियंस एज़ पॉसिबल, हुँ, राइट? सो जब मेरा जिस दिन फाइनली इंटरव्यू था, मेरा आफ्टरनून सेशन में इंटरव्यू था, हुँ, और मेरा अपने पैनल में सेकंड नंबर पे इंटरव्यू था। सो ओके। जब मुझे जो वहाँ पे भैया काम करते हैं वो लेने आए, तब मेरे दूसरे जो मेरे पैनल के इंटरव्यू जो बच्चे थे बैठे थे, हुँ, वो उन्होंने पूछा कि किन सर का बोर्ड है, तो उन्होंने बोला हुँ, कि प्रोफेसर पी के जोशी सर का बोर्ड है। हुँ, सो आई हैड नो फीलिंग्स अबाउट इट, बिकॉज मैंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया। बाद में पता चला कि लोग कहते हैं कि कुछ बोर्ड स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ बोर्ड लीनियंट होते हैं, बट आई हैड नो आइडिया कि कौन हुँ, सा बोर्ड लीनियंट होगा, कौन सा स्ट्रिक्ट होगा। सो फाइनली हार्ट बहुत रेस कर रहा था एज आई वाज वॉकिंग टू माय द इंटरव्यू रूम। वहां पे 5 मिनट बाहर वेट करना पड़ा, एंड देन दे रैंग द बेल, एंड मुझे भैया ने बोला कि आप अंदर जाइए, आपका इंटरव्यू का समय आ गया है। सो आई एंटर्ड, विश देम ऑल, एंड लाइक काफी डर लग रहा था, लाइक आई कुड एक्चुअली फील माय हार्ट बीटिंग बहुत हुँ, तेजी से। तो फाइनली मैं बैठी, एंड लाइक उन्होंने जो वोट था वो काफी कॉर्डियल था, दे वर ऑलरेडी लाइक स्माइलिंग एट मी, एंड उन्होंने भी काफी प्यार से विश किया और बोला बैठिए आप। एंड देन लाइक उसके बाद काफी स्मूथली होने लगा, बिकॉज दे वर द चेयरपर्सन, ही वाज रीडिंग माय डैफ, एंड ही इज लाइक अच्छा आपने सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप ओआरएन में रही, तो बताइए ओआरएन की क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की। सो इट स्टार्टिंग में उन्होंने काफी कंफर्टेबल बना दिया इंटरव्यू में, तो मेरा नर्वसनेस लाइक चला ही गया। एंड इवेंचुअली लाइक जहां पे भी मुझे क्वेश्चन नहीं भी आता था, सो आई सेड आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। So then they हुँ, were like, no problem, and they actually burst out laughing, to actually make me feel relaxed. तो ओके, ओवरऑल बहुत ही अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। ओके। तो और कुछ अगर आपको याद हो, कुछ सवाल ऐसे याद हों जो आपसे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूछे गए हों आपसे पैनल में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पूछे गए हों, तो वो प्लीज़ बताइए? जी, जी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो उन्होंने हिस्ट्री से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो उन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल से पूछा, वो था कि एक पैनल मेंबर ने बोला कि आजकल अल्टरनेटिव हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब बात चलने लगी है। तो आप बताइए कि क्या होता कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मन और जापानीज़ हेल्प से भारत को आज़ाद करा पाते, तो कैसा हुँ, भारत दिखता? हुँ, तो पहले तो मैं क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी एक्साइट हो गई, और फिर मैंने बोला कि हाँ, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिटलर और लाइक जापान और जर्मनी जो कि हिटलर लीड कर रहे थे उस वक़्त, अगर उनकी हेल्प से भारत आज़ाद होता तो शायद मतलब भारत पर इसका असर पड़ता, लाइक हमारी डेमोक्रेटिक आइडियल्स पर इसका असर पड़ता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी इन डेमोक्रेटिक आइडियल्स के लिए, जैसे कि वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए भी लड़े थे, और उन्होंने खुद रिजाइन भी किया था। तो क्लियरली हम देख सकते हैं उनकी लाइफ से कि हैड अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। तो भारत फिर भी डेमोक्रेसी हो सकता था, किसी भी डायरेक्शन में बेसिकली जा सकता था। तो मैंने एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट उन्हें प्रोवाइड किया। हुँ, एक और क्वेश्चन जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने हिस्ट्री पढ़ी है ग्रेजुएशन लेवल से भी, और आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, सो आप कैसे फेस अप कर पाएंगी चैलेंजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आजकल काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली बेस्ड होने लगी है। हुँ, सो आपने कभी टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो कैसे आप फेस अप करेंगी?
तो मैंने बोला कि मेरा जन्म तो 1998 में हुआ है और मैं बेसिकली कंप्यूटर्स के साथ लाइक यू नो आई हैव बीन रेज्ड, सो कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आती भी है तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल यू नो learn the new technology whatever there is to the best I can. और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल पूछे गए आपसे? पर्सनल लाइफ से कुछ खास उन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ मेरे से ये पूछा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो आपका स्टे था कैसा रहा, क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, और कोई खास क्वेश्चन उन्होंने पर्सनल लाइफ से नहीं पूछा। ओके, तो ये आपका इंटरव्यू ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो जिस तरह से आपने बताया कि पैनल ने आपको भी काम करने की कोशिश करी, उसके बाद वो हंसी मजाक भी कर रहे थे आपसे, तो जी जी डरने की बात नहीं है। अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंचते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें आप क्या चीजें भर रहे हैं, सभी एक एक वर्ड के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो क्या है, उस पर आपको पकड़ होनी चाहिए। जैसा कि सीजे ने भी हमें बताया कि हिस्ट्री से उनसे सवाल पूछे गए और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया भी हमें। और होपफुली कि आप जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सीजे को, उनके इस जवाब से आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो यहाँ पर हम अब सम अप करते हैं इस वीडियो को और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को 1 साल में प्रिपरेशन करनी है, तो कौन-सी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने भी अपने एक्सपीरियंस से ध्यान रखनी चाहिए? अगर आप वो बता सकें हमारे व्यूअर्स को जो अब आगे आने वाले 1 साल के बाद अब एग्ज़ाम देंगे, प्रीलिम्स देंगे, तो उनको क्या दिमाग में रखना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए? जी, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि अपना सिलेबस जो है, यूपीएससी का सिलेबस जो है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने सामने रखिए उस प्रिंट आउट को, ठीक है। और जो भी सिलेबस में दिया है एक एक चीज को पढ़िए, सिलेबस से बाहर मत जाइए, जो सिलेबस में दिया है एग्जैक्टली उसे पढ़िए और आपका सिलेबस जरूर खत्म हो जाएगा। पहले 6-7 महीनों में तो जरूर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उन 6 महीनों में जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन माइंड है और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल ही जाओगे आप। सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबके लिए जरूर मॉक टेस्ट लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने को स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एग्जाम लाइक सिचुएशन में टेस्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट नो व्हाट हाउ योर परफॉर्मेंस विल बी, राइट। सो यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ, मॉक टेस्ट लीजिए, मॉक टेस्ट से सीखिए भी कि यू नो आपने क्या गलतियां की है, उन गलतियों को से आप बेटर बन सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कीजिए जो लर्निंग्स आपने ली हैं अपने मॉक टेस्ट से। आप दिमाग से मत निकालिए कि मॉक टेस्ट हो गया तो बस डन, जो मार्क्स आए अब मैं ठीक हूँ। सो आई वुड से दैट look at the syllabus again and again, revise and take mock test. I think these were the 3 pillars जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुई, और मैं कहूंगी कि ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी शायद सक्सेसफुल हो जाएं। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर सीजे ने जो बताए हैं उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज़ करिए, वापस जाइए और फिर से सुन लीजिए और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। चंद्रज्योति, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप आईएएस बन चुकी हैं, रैंक 28 आपकी आ चुकी है। अब फ्यूचर में किस फील्ड में आप काम करना चाहेंगे? वैसे तो जो सर्विस आपको मिलेगी वो करनी पड़ेगी, बट एक चाहत होती है कि इस फील्ड में काम करें, तो जी वो क्या है? जी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री से बहुत लगाव है, तो मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स इन इंडिया। हमारे पास इतनी सारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और काफी और भी साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन सकती हैं, तो मैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए डेफिनेटली काम करना चाहूंगी। दूसरी बात, मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूर काम करना चाहूंगी, क्योंकि खुद मैं एक औरत हूँ और मैंने देखा है कि यू नो औरतें क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और इन प्रॉब्लम्स को मैं उनकी जिंदगी से हटाना चाहूंगी। सो आई वुड लाइक टू वर्क फॉर दीज 2 थिंग्स। उसके बाद एजुकेशन इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, तो एजुकेशन भी एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट यू नो फील्ड रहेगा। सो दीज आर द 3 थिंग्स आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वर्क ऑन। ओके, जाते-जाते एक अगर हम आपसे पूछें कि एक कोई कोट या फिर टिप या फिर कोई गाने की लाइन जो इंस्पायर करती रही आपको भी और व्यूअर्स को भी इंस्पायर करे, तो वो क्या होगी? मैं गा तो नहीं सकती, लेकिन मैं गाना रेकमेंड जरूर कर सकती हूँ। जो भी व्यूअर्स हैं जरूर लूज योर सेल्फ बाय एमिनेम सुने, तो आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी उस गाने के कोरस से। एंड मेरे को भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली थी इस गाने से।
सो लाइक जब भी मैं लो फील करती थी, डीमोटिवेटेड फील करती थी, मैं इस गाने को सुनती थी एंड आई वुड फील लाइक रिजुविनेटेड, ताकि मैं और पढ़ सकूं। सीजे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो सीजे ने एक तरह से देश की सेवा करना शुरू कर दिया है। आईएएस वो बन चुकी हैं। आप सभी व्यूवर्स की हेल्प करने के लिए वो यहाँ पर उन्होंने टाइम दिया, हमसे मुलाकात करी, हमसे बात करी और आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टिप्स हैं वो सभी आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो थैंक अगर यू सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और यूं ही देखते रहें जागरण जोश .com। नमस्कार।